विद्यार्थियों, भौगोलिक विचारधारा में हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। ये 300 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए या फिर पीजीटी टीजीटी की परीक्षाएं हों, सभी में समान रूप से उपयोगी है ये प्रश्न श्रृंखला। तो देखिए, इसमें हम लोग देख लिए थे अब तक लगभग 50 प्रश्न। उसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न। भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसने दी? क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसने दी? तो ये दी रिच्तोफेन ने। किसने? रिच्तोफेन ने। क्षेत्रीय विभिन्नता, एरियल डिफरेंशिएशन की संकल्पना वॉन रिच्तोफेन ने दी। प्रश्न नंबर 52 है, पेज संकल्पना संबंधित है। पेज संकल्पना किससे संबंधित है? तो पेज संकल्पना संबंधित है फ्रेंच स्कूल से। फ्रेंच स्कूल से संबंधित है पेज संकल्पना। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 52, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? तो भूमध्य रेखा की लंबाई निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज थे। यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सी ग्रंथ? ज्योग्राफिया। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया नामक शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल का विषय वस्तु बताया। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान दिए। प्रथम, पृथ्वी की परिधि का आकलन किया इन्होंने। दूसरा, निवास जगत का मानचित्रण। और तीसरा जो है, इस निवास जगत का विवरण करते हुए एक पुस्तक लिखा जो ज्योग्राफिया नाम से। तो ये प्रश्न नंबर 52 हो गया। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये टॉलेमी महोदय थे। टॉलेमी महोदय जो कि रोमन भूगोलवेत्ता थे। तो बंगाल की खाड़ी का आकलन करने यानी आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति टॉलेमी था। टॉलेमी ने गणितीय भूगोल में निम्न योगदान दिया। इन्होंने पृथ्वी की परिधि, आवासीय विश्व का विस्तार, प्रमुख याम उत्तर प्रक्षेप की रचना। टॉलेमी प्रथम विद्वान थे जिसने ओल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसे मानचित्र पर भी अंकित किया। प्रश्न नंबर 54 है। प्रश्न 54 नंबर प्रश्न, मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये रिचर्ड पीट जो मात्रात्मक क्रांति से संबंधित है। तो ये मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट नामक पुस्तक लिखी। रिचर्ड पीट अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने क्रांतिकारी भूगोल को स्वतंत्र रूप में विकसित करने का कार्य सर्वप्रथम किया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट और रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी, ये किताब है इनकी। प्रश्न नंबर 55 है, सूची वाला प्रश्न है, मिलान करना है। तो यहाँ पर एक तरफ आपकी भूगोलवेत्ता का नाम है, दूसरी सूची में किताब का नाम है। तो सीधे हम लोग मिलान वाले इस पे आते हैं। हमबोल्ट ने कॉस्मोस लिखी। ऑस्कर पेस्चल ने दास ऑसलैंड लिखी। और रिच्तोफेन ने इराटेल लिखी। और एडजल ने एंथ्रोपो ज्योग्राफी लिखी। प्रश्न नंबर 56 है। 56 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से है? तो ये राजनीतिक भूगोल से नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द दिया हुआ है। तो राजनीतिक भूगोल से किसका संबंध नहीं है? तो ये आरजे जॉनस्टन का नहीं है। रेडजल भी, इन्होंने तो राजनीतिक भूगोल किताब ही लिखी थी। ईसा बोवेन भी हैं इससे संबंधित। एस.डी. मैकेंडर भी हैं, लेकिन आरजे जॉनस्टन राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 56 है। इससे पहले हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आरजे जॉनस्टन का संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है। एफ रेडजल, ईसा बोवेन और एच.जे. मैकेंडर का संबंध राजनीतिक भूगोल से है। ईसा बोवेन ने एंडीज पर्वत, विशेषकर पेरू, बोलीविया, चिली के नामों से विस्तृत यात्राएं की थी। बाद में उसने अटाकामा मरुस्थल को पार किया। इस क्षेत्रकारी की सहायता से उसने अपने लघु शोध प्रबंध जो है दी ज्योग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज लिखा था। प्रश्न नंबर 57, इसमें सूची में मिलान करना है। इस भूगोलवेत्ता है और इनसे संबंधित है इनसे कौन संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 57 में मिलान हम देखते हैं। भूगोलवेत्ता सावर ने लिखा था सांस्कृतिक भूगोल, इससे संबंधित है। और डी हार्वे आमूल चूल परिवर्तन परक भूगोल, इससे संबंधित है। और रेडजल राजनीतिक भूगोल से। और एस.जे. जॉनस्टन सामाजिक भूगोल थे। तो राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है जॉनस्टन, ये भी हमने देखा था। ये सामाजिक भूगोल से संबंधित है जॉनस्टन। प्रश्न नंबर 58, ये हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी 1889 में प्रकाशित एक अनुवादित कार्य है। निम्न में से कौन अनुवादक है? तो ये हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी, इसका अनुवाद किसने किया था? तो ये जॉर्ज चिसोम ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज चिसोम ने किया था। तो इसकी हम लोग यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं।
ये हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी 1889 में प्रकाशित एक अनुवादित कार्य है जिसके अनुवादक हैं जॉर्ज जिसोमे चिसोम। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, ये कथन और कारण से संबंधित है। इसमें 59 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण 59। कथन क्या है? आधुनिक समय में संस्कृत के मेंटिफैक्ट्स की अपेक्षा आर्टिफैक्ट्स अधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं। आधुनिक समय में संस्कृति के मेंटिफैक्ट्स की अपेक्षा आर्टिफैक्ट्स अधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं, सही है। आधुनिक उदारीकरण तथा आधुनिकीकरण के बल निर्णायक अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक बदलाव को प्रवृत्त करते हैं, दोनों सही हैं। और ये व्याख्या भी कर रहे हैं, तो बी वाला सही होगा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक उदारीकरण तथा आधुनिकीकरण के बल निर्णायक अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक बदलाव को प्रवृत्त करते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में मेंटिफैक्ट्स की अपेक्षा आर्टिफैक्ट्स अधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं। इस तरह कथन और कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 59 है, ये पुस्तक और लेखक हैं इधर, इसके कौन किसके लेखक हैं, तो ये प्रश्न नंबर 59 है। तो आर्डकुंडे किसने लिखा था? आर्डकुंडे लिखा था रिटर महोदय ने, जैसा कि देख सकते हैं मिलान है। और कॉस्मोस हमबोल्ट है, कोरोलॉजी रिस्तोफेन है और एरियल डिफरेंशिएशन हेटनर महोदय हैं। एरियल डिफरेंशिएशन हेटनर महोदय। और प्रश्न नंबर 60 है, ये भी पुस्तक और सूची से है, मिलान करना है। तो सीधे आते हैं हम लोग यहाँ पर मिलान पे, देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की पुस्तक है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। और प्रिंसिपल ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी W.D. थॉर्नबरी है। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर R.J. जॉन्स्टन है, जो कि क्या थे? सामाजिक भूगोल से संबंधित थे। और वेयर द ग्रास इज ग्रीनर DM स्मिथ है। और 61 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण से है। भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्व का विश्वकोशीय विवरण था, सही है। स्ट्रैबो की पुस्तक ने भूगोल संबंधी लेखन के लिए सुस्पष्ट आधार प्रदान किया, तो दोनों सही है। और व्याख्या भी कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को 360 डिग्री में विभक्त किया तथा प्रत्येक अंश की पारस्परिक दूरी 700 स्टेडिया निर्धारित की। ध्यान रखना, इन्होंने मानवीय भूभाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70,000 एवं 30,000 स्टेडिया निश्चित की थी। प्रश्न नंबर 62 है, इसमें निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं के आगमन का सही अनुक्रम लगाना है। कौन पहले आया? तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपके हमबोल्ट महोदय, फिर रिटर महोदय आते हैं, फिर रेटजल, फिर रिस्तोफेन, तो बी वाला सही हो जाएगा। हमबोल्ट, फिर रिटर, 10 वर्ष बाद रिटर आते हैं, फिर रेटजल, फिर रिस्तोफेन आते हैं, बी वाला हो जाएगा। इसका हम लोग यहाँ क्रम देख लेते हैं। हमबोल्ट का जो समय है 1769, रिटर का 1779, रिस्तोफेन 1833 और रेटजल 1844। प्रश्न नंबर 62 है, स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रविधि का विकास किसने किया था? तो ये किया था पैट्रिक गिडीज ने। किसने? पैट्रिक गिडीज ने। देखिए, स्थान कार्य और लोक, ये जो है किसकी संकल्पना है? तो लीपले की है। और ये इसमें जो प्राविधिक विकास किसने किया? पैट्रिक गिडीज महोदय ने किया था। यहाँ पर अगर लीपले होता तो लीपले भी कर सकते थे। प्रश्न नंबर 62 का ये व्याख्या है। स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रविधि का विकास पैट्रिक गिडीज ने किया। बिडेल ब्लास संभववाद के प्रवर्तक तथा इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ब्लास और रेटजल को भी कहा जाता है। ब्लास ने फ्रांस के लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को पेज कहा। देखिए, पेज पहले भी आ चुका है। पेज कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से। तो ब्लास ने कहा था फ्रांस के लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को, यानी छोटे छोटे जो प्रदेश हैं उनको फ्रांस में पेज कहा जाता है, तो इसे ब्लास ने कहा था। प्रश्न नंबर 63 है, 63 आंग्ल अमेरिकी परंपरा में नियोजकों का सही अनुक्रम। तो आंग्ल अमेरिकी परंपरा में भूगोलवेत्ताओं का क्रम देखते हैं। पहले पेरी आए, फिर गडीज, फिर अनविल और फिर होवर्ड आए। तो इस तरीके से ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 64 है, रिस्तोफेन का भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य किस बात की गवेषणा करनी है? तो ये रिस्तोफेन का भौतिक भूगोल का विकास करना ये है। रिस्तोफेन का भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य भौतिक भूगोल का विकास करना है। तो रिस्तोफेन किससे संबंधित है? भौतिक भूगोल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 64 में देखते हैं हम लोग, रिस्तोफेन की विधि को आधुनिक शब्दावली में किस कोटि में रखा जाता है? तो ये कोरोलॉजिकल है। रिस्तोफेन की विधि को कोरोलॉजिकल, उन्होंने भूगोल को कोरोलॉजी बताया था, तो इसमें रखा जाता है। रिस्तोफेन की विधि को आधुनिक शब्दावली में कोरोलॉजिकल कोट में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, जो कि रिस्तोफेन से संबंधित है। भूगोल को पुनर्परिभाषित करने में रिस्तोफेन का उद्देश्य भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में विकसित करना था। ये बी वाला हो जाएगा।
यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। भूगोल को पुनः परिभाषित करने में अरिस्टोफेन का उद्देश्य भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में विकसित करना था। अरिस्टोफेन के अनुसार भौगोलिक अध्ययन का सर्वोच्च उद्देश्य पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य और भौतिक प्रवेश तथा वहां पाए जाने वाले जैविक तत्वों की पारस्परिकता का उद्घाटन है। प्रश्न नंबर 66 यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, एक तरफ किताब है, एक तरफ भूगोलवेत्ताओं का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोजर मिन्सल रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और रिचर्ड हार्टसन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पैट्रिक गेडिस सिटीज इन इवोल्यूशन, और नॉबर्ट वीनर है द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रश्न नंबर 67 नीचे एक कथन कारण दिया हुआ है। भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखता प्रजातीय वितरण एवं जलवायु से। भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रजातीय वितरण और जलवायु से है, तो ये गलत है। और पर्यावरण निश्चयवाद उपनिवेशक का दर्शन था, सही है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसको देखते हैं यहाँ पर व्याख्या। पर्यावरण निश्चयवाद को पर्यावरण भी कहते हैं, पर्यावरणवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाकलापों को पूर्णतः नियंत्रित करता है। अतः स्पष्ट है इसका संबंध प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से नहीं है। भूगोल में पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा इतिहास के प्रारंभिक काल से चली आई है और ये किसी न किसी रूप से द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रचलित रही है। अतः स्पष्ट पर्यावरण निश्चयवाद उपनिवेशक का दर्शन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या मैं भूल चुका हूँ, तो प्रश्न संख्या आप ये लगभग हमको लगता है 70 उत्तर प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 70 या 72 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, सबसे पहले कौन आया, तो इसमें सबसे पहले आपका इरेटोस्थनीज आया। सबसे पहले एक सेकंड, हेरोडोटस आया। सबसे पहले हेरोडोटस आया, फिर इरेटोस्थनीज, फिर स्ट्रैबो, फिर टोलेमी आया। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इससे पहले व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। प्रश्नगत लेखकों का सही कालानुक्रम है। हेरोडोटस 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक था और ये इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया, यूरोप, एशिया तथा लीबिया। और इसके बाद इरेटोस्थनीज आए 276 ईसा पूर्व, इनका कार्यकाल है। और इन्होंने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना की और सर्वप्रथम ज्योग्राफिया नामक शब्द का भी प्रयोग किया। और इसके बाद स्ट्रैबो आते हैं जो कि 64 ईसा पूर्व में रोमन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भी ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की तथा पृथ्वी को 360 अंशों में विभक्त किया, प्रत्येक की दूरी 700 स्टेडिया बताई, ये हम देख भी चुके हैं। इसके बाद टॉलमी आते हैं जो कि 90 ईस्वी में आए। ये भी रोमन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने गणितीय भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम सम्मिलित नहीं है। तो पीटर हैगेट ज्योग्राफी ए मॉडर्न साइंस किताब है इनकी, और पी जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ड्स, और पी मार्स एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ये गलत है, तो यही वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी हार्वे की पुस्तक है। एबलर, एडम्स एंड गुल्ड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो इसमें देख लेते हैं, इन्होंने जेपी मार्स ने जो किताब लिखी थी मैन एंड नेचर, जबकि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, लगभग 80 प्रश्न संख्या होगा ये, तो ये 80 प्रश्न संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कथन है, इनको देखते हैं कौन सा सही नहीं है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नॉमोथेटिक उपागम से संबंधित है, ये सही नहीं। और सही कौन कौन से हैं। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णनात्मक उपागम से संबंधित है, तो ये सही है। क्षेत्रीय विभेदन वर्णनात्मक यानी इडियोग्राफी, और क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक उपागम से संबंधित है, ये गलत है, तो यही वाला हो जाएगा। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हार्टसन है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है, तो ये क्षेत्रीय विभेदन से संबंधित थे। इसमें देख लेते हैं व्याख्या हम लोग। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक उपागम से संबंधित नहीं है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसन क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। इन्होंने भूगोल में इडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। कौन से इडियोग्राफिक, देखिए नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक 2 दृष्टिकोण है, मैंने पहले भी बताया था। इस अवधारणा को इन्होंने 1939 में द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक में प्रकाशित किया। यह अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है। रिचर्ड हार्टसन की अन्य पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि 1959 में आई थी। अगला प्रश्न है 81, प्रश्न नंबर 81 या 82 है। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन संभववाद से संबंधित है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। प्रसंगत अवधारणा संभववाद से संबंधित है। संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लास थे। ब्लास ने एनएलडी ज्योग्राफी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1891 में किया। ब्लास की प्रमुख पुस्तकें मानव भूगोल, टेबला डीला ज्योग्राफी डीला फ्रांस में भूगोल। ब्लास ने लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को पेज कहा। ब्लास को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 82,
निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया? तो व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया था किर्क महोदय ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यवहारवाद की संकल्पना का प्रादुर्भाव 1952 में किर्क ने किया। व्यवहारवाद का मूल तत्व यह है कि किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए वहां के निवासियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण एवं पर्यावरण से उसकी अंतरक्रिया का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण अनिवार्य है। इस प्रकार मानव के व्यवहार या आचरण को भूगोल के केंद्रीय विषय के रूप में रखकर व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ग्रेगरी क्रांतिकारी भूगोलवेत्ता थे। इनकी प्रमुख पुस्तक आइडियोलॉजी साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ग्रेगरी किससे संबंधित है? तो ये रेडिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 84 वाला। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये बैरोज महोदय ने किया था। इसकी व्याख्या देख लिए। बैरोज को मानव पारिस्थितिकी अथवा मानव का अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करने की अवधारणा का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 85 या 84 है, देख लेते हैं। शेफर किसके पक्ष में थे? तो शेफर थे वैज्ञानिक सामान्यीकरण के पक्ष में। देखिए अपवादवाद आएगा तो ये अपवादवाद का इन्होंने मतलब किताब लिखी थी, लेकिन वैज्ञानिक सामान्यीकरण के पक्ष में थे शेफर। तो देखते हैं, शेफर वैज्ञानिक सामान्यीकरण के पक्ष में थे। अमेरिकन भूगोलवेत्ता फ्रेड शेफर, और कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? अमेरिका के। इनके अनुसार भूगोल के अपने नियम सिद्धांत होते हैं, अतः ये नियम प्रतिपादक भूगोलवेत्ता कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। मतलब अपवादवाद पर इन्होंने किताब लिखी थी। प्रश्न नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित व्यवहारवाद नहीं है, और कार्यकारण सिद्धांत संरचनावाद प्रकार्यवाद ये तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, जबकि व्यवहारवाद नहीं है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यवहारवाद का सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद का जन्म मात्रात्मक क्रांति तथा प्रत्यक्षवाद के प्रति असंतोष के फलस्वरूप हुआ। व्यवहारवाद की संकल्पना का प्रादुर्भाव 1952 में क्रिक ने किया था। कार्यकारण सिद्धांत संरचनावाद प्रकार्यवाद का संबंध प्रत्यक्षवाद से है। अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न। लेखक है और पुस्तक है एक तरफ, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विलियम बुंगी ने थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लिखी, और स्मिथ महोदय ने ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच, आर पीट ने मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट लिखा, डेविड हार्वे ने ये नहीं लिखा था, सोशल वेल बीइंग ये स्पेशल पर्सपेक्टिव। तो बी वाला हो जाएगा। तो ये किसने लिखा था? देखते हैं। अमेरिकन भूगोलवेत्ता डेविड हार्वे ने तत्कालीन परंपरागत पूंजीवादी व्यवस्था को निरर्थक बताते हुए भूगोल को सामाजिक मूल्य से जोड़ने पर बल दिया। तो डेविड हार्वे की किताब कौन को थी? एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड स्पेशल सिस्टम, और सोशल जस्टिस एंड सिटी। तो ये डेविड हार्वे की किताबें थी। अगला प्रश्न है 87। मिस्र नील नदी का उपहार है, ये कथन किसका माना जाता है? तो ये हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का उपहार बताया। इन्होंने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द को दिया। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया यानी अफ्रीका में विभाजित किया। हेरोडोटस ने डेन्यूब नदी को विश्व का सबसे बड़ा नदी बताया था। किसको? डेन्यूब नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी किसने माना था? हेरोडोटस ने माना था। प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से किसने एक दलील दी है कि इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल का ऐतिहासिक रूप से? तो ये कहा था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस इतिहास के पिता भी माने जाते हैं। तो यूनानी भूगोलवेत्ता होमर ने 900 ईस्वी में इलियड तथा ओडिसी नामक महाकाव्य लिखे। होमर ने 4 दिशाओं से आने वाली पवनों का उल्लेख किया था, बोरस, नोटस, ह्यूरस तथा जेफरस। उत्तर से बोरस, दक्षिण से नोटस, पूर्व से ह्यूरस और पश्चिम से जेफरस। थेल्स को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। हिकेटियस की प्रमुख पुस्तक जेस्पेरोडिस है, इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 89। निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया? तो टॉलमी की पुस्तक में सुधार करने वाले थे अल इदरीसी ने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया। इन्होंने 1154 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता। अल इदरीसी ने 1154 में विश्व का मानचित्र भी बनाया था। 90वां प्रश्न है, मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो ये प्रत्यक्षवाद है। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद है। प्रश्न नंबर 91 से पहले व्याख्या दे लेते हैं। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद है। इस क्रांति के लिए भौगोलिक आधारशिला का निर्माण बोंगी ने सर्वप्रथम 1962 में थ्योरेटिकल ज्योग्राफी तथा एक लेख क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी द्वारा किया। पीटर हैगेट, रिचर्ड सोल, डेविड हार्वे इसके समर्थक हैं। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? हैगेट, डेविड हार्वे और रिचर्ड सोल, और इसमें बोंगी महोदय ने इसकी आधारशिला रखी थी। 91 है, प्रतिमान यानी पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कुहन महोदय ने किया था। किसने? कुहन महोदय ने। 92, प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे? तो ये हम्बोल्ट महोदय करना चाहते थे।
ज्ञान के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान हमबोल्ड विकसित करना चाहते थे। हमबोल्ड ने 1845 में कॉस्मस का प्रकाशन किया, जिसमें उनकी यात्राओं का विस्तृत वर्णन है। 93 प्रश्न है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? तो ये जेफरसन महोदय ने। डेविस, सेम्पल और हंटिंगटन नहीं है। जेफरसन महोदय ने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया। जेफरसन ने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया। एलन सिंपल चर्चिल जो थी, ये निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। इनका प्रमुख पुस्तक थी अमेरिका का इतिहास तथा इसकी भौगोलिक दिशाएं, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, भूमध्यसागरीय प्रदेश का भूगोल। 94 मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो गोल्ड एंड व्हाइट ने प्रतिपादित की। मानसिक मानचित्र की अवधारणा गोल्ड तथा व्हाइट ने दी। गोल्ड के अनुसार मानव का स्थानिक व्यवहार उसके मानसिक मानचित्र के द्वारा क्रियात्मक रूप में होता है, जिसे वो निर्मित करता है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी स्थल रूपों, प्रक्रियाओं इत्यादि के लिए मानव द्वारा निर्मित मानसिक मानचित्र ही उत्तरदायी है। 95 रिटर के अनुसार इस उपागम को कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है, इसे क्या कहते हैं? उद्देश्यवादी, यानी टेलीलॉजिकल। रिटर के अनुसार इस उपागम को कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है, इसको उद्देश्यवादी कहते हैं। उद्देश्यवाद के समर्थक समाज की व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए भूगोल की यथार्थता को निश्चित करने के लिए मूल्य आधारित क्रिया पद्धति का प्रयोग करते हैं। उद्देश्यवाद एक दर्शन जिसके अनुसार अर्थ तथा ज्ञान की परिभाषा उसके अनुभव की भूमिका के संदर्भ में की जा सकती है। 96 हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की? तो ये रिश्तोफेन। जर्मन भू वैज्ञानिक रिश्तोफेन की प्रमुख पुस्तकें हैं चीन का भूगोल, शिलाकृत विज्ञान, आर्थिक एवं खनिज। 97 मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया है? तो हंटिंगटन ने। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर हंटिंगटन ने जोर दिया है। इनकी किताबें हैं सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पल्स ऑफ एशिया, मेंस स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। 98 है, निम्न किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? तो संभववाद फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने विकसित किया, सी वाला। भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया। लूसियन फेबरे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द दिया। संभववादियों के लिए पृथ्वी और उसका प्रभाव नहीं वरन मानव का कार्य आरंभ बिंदु है, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मानव के चयन करने की स्वतंत्रता। ब्लास को संभववाद को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है और फ्रांस में जीन ब्रून संभववाद के कट्टर समर्थक थे। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो ये निश्चयवाद के समर्थक सभी नहीं है। हार्टेग, हार्टसोन और ओएचके स्पेट। वोल्फगैंग हार्टेग या आर हार्टसोन, ओएचके स्पेट निश्चयवाद के समर्थक नहीं। निश्चयवाद के अनुसार इतिहास, सभ्यता, जीवन शैली और समाज के समूह राष्ट्र की विकास की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से तथा अथवा अधिकांश में पर्यावरण के भौतिक तथ्यों से नियंत्रित होती है। निश्चयवाद का समर्थन करने वाले प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं स्ट्रेबो थे, कांट थे, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेटजल, कुमारी सेम्पल, हंटिंगटन, ये निश्चयवाद के समर्थक थे। एक दो और प्रश्न देख लेते हैं। भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं ग्वेल्के जो है आदर्शवाद के समर्थक हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक ग्वेल्के हैं। ग्वेल्के ने भूगोल में आदर्शवादी उपागम का विकास तथा मानववादी भूगोल का विकास किया। उन्होंने कहा कि हमने मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करने की पद्धति विकसित कर ली। उनके अनुसार मात्रात्मक विधियां प्रत्यक्षवाद को समझने के लिए तो उपयुक्त है, परंतु आदर्शवादी विधि के लिए खतरनाक हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भूगोलवेत्ताओं को अपनी तकनीक नहीं बल्कि अपने दर्शन के बारे में सोचने की आवश्यकता है। गोल्के के अनुसार आदर्शवादी दर्शन की दो स्थितियां, तात्विक यानी मेटाफिजिकल और दृश्यमान विधि फेनोमेनल अप्रोच। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने कर लिया है। कल यहाँ से हम करेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।